बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मलक सज्जाद व्लॉग और आप सब दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हमने एक व्लॉग किया था कि कंसल्टेंसी की जो अहमियत है वो क्यों है और पाकिस्तान में कितनी है, स्पेशली यूरोप वीज़ा के लिए। इस सिलसिले में बहुत सारे दोस्तों ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुझे टेक्स्ट भी किए, व्हाट्सएप भी किया, कॉल भी की। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी कोशिश होती है कि सबको रिप्लाई कर सकूं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही जवाब देता हूं। अगर मैं किसी वक्त कॉल पिक नहीं करता, कॉल बैक भी कर लेता हूं, ताकि अगर किसी ने इतनी मोहब्बत और चाहत से कॉल की है, नारोवाल से कॉल की है, शकरगढ़ से कॉल की है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, जेहलम से एक दोस्त ने कॉल की, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आज जो है वो कुछ चीज़ें जो है मज़ीद इस सिलसिले में मैं आपको गाइड करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो दोस्तों के जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें एक मेन क्वेश्चन ये था कि जो एक अच्छा कंसल्टेंसी करने वाला बंदा है उसकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए। देखें, जो जनरली फ़ीस जो चल रही है मार्केट में वो कोई 25,000 रुपये तक है और 25 से लेके 50 तक है। मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर डिफेंस में, मेरा ऑफिस लाहौर डिफेंस में है, लाहौर डिफेंस में जो बहुत अच्छा कंसल्टेंट है वो 50,000 तक चार्ज करता है आपको। इसी तरह जो थोड़ा सा एरिया चेंज होता है तो उसमें यह है कि फ़ीस थोड़ी कम हो जाती है, तो 25 तक भी लोग, लेकिन जो एक एवरेज फ़ीस जो है जो छोटे शहरों में भी ली जा रही है वो मेरा ख्याल ये है कि 25,000 से ज़्यादा नहीं है। तो आप किसी भी शहर में हैं तो अगर कोई 25 तक आपसे फ़ीस मांगता है और आप मुतमिन हैं तो आप उससे काम करवा सकते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि जी अगर हम आपके थ्रू कंसल्टेंसी करवाएं तो क्या चार्जेस होंगे। तो अगर आप हमारे थ्रू कंसल्टेंसी करवाते हैं तो हम जो फ़ीस चार्ज करते हैं या हम करवा के देते हैं वो मैक्सिमम है 18,000 रुपये है हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस जिनसे हम करवाते हैं। उसमें 15,000 कंसल्टेंसी और उसमें 3,000 के करीब जो है वो इसमें आपकी जो इंश्योरेंस है वो शामिल है। इसमें अगर तो आपकी जो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये 18,000 रुपये तक खर्चा है, और अगर पेड है तो वो जो भी पेड है वो आपने करना है, वो 6,000 रुपये है, वो 4,000 रुपये है, वट एवर इज़ द प्राइस। तो एक तो ये मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो है वो ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी एक शहर की या कस्बे की या देहात की बात नहीं कर रहा। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि मैं अगेन आप लोगों को बताऊं कि ये जो कंसल्टेंट होता है जो भी है, छोटे शहर में है या बड़े शहर में है, आप एक चीज़ देखिए, उसने सिर्फ और सिर्फ कवरिंग लेटर नहीं बनाना, उसने आपके हर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, हर डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, और हर डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद उसने आपकी फ़ाइल तैयार करनी है और उसकी बेस पे आपका लेटर बनना है। तो ये आप बिल्कुल जहन में ना रखें कि जी एक लेटर ही तैयार करना है वो कर देगा, ऐसा नहीं है। जो अच्छा कंसल्टेंट है अगर वो पे आप से ज़्यादा मांग रहा है, अगर चार्ज आपसे ज़्यादा कर रहा है, तो वो उतनी ही बारीक बीनी से आपकी चीज़ों का ख्याल भी रखता है। मैं आपको अब मिसाल देता हूँ एक अच्छा कंसल्टेंट किन किन चीज़ों का ख्याल रखता है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी कंपनी का लेटर हेड लगा दिया और लेटर हेड के ऊपर आपने साइन भी करके दे दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर आपने लेटर हेड दिया है तो उसके ऊपर, लेटर हेड के ऊपर जिस कंपनी से आपने बेस करते हैं उस कंपनी की स्टैंप होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्टैंप होगी, स्टैंप के साथ जो कंपनी का सीईओ है उसके सिग्नेचर होने भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज़ है, वो ये है कि हम लेटर हेड तो बना लेते हैं या बनवा लेते हैं, लेकिन उस पर हम क्या करते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं वो नॉर्मली किसी ऐसे बंदे का लिखा होता है जिसको एम्बेसी कॉल करती है तो वो कहता है जी मैं तो इस बंदे को जानता ही नहीं हूँ। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है। इसी तरह जो ईमेल आईडी उसके ऊपर लेटर हेड पे ऊपर लिखा होता है उसको भी लोग केयर नहीं करते, और जो ईमेल आईडी होता है वो एम्बेसी उसको जब वेरीफाई करती है तो पता लगता है कि ये जो ईमेल आईडी है ये इस बंदे से बिलोंग ही नहीं करता, ये इसका ईमेल आईडी है ही नहीं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेटर हेड के ऊपर, आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, ये भी इतने बारीक पॉइंट्स हैं कि समटाइम इसके ऊपर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है कि कंपनी जो एम्बेसी है उसको डाउट हो जाता है कि यार ये तो बंदा जो है इसका तो इसने ऊपर ईमेल आईडी लिखा हुआ है लेकिन ईमेल आईडी तो इसका है ही नहीं, इसका मतलब इसका डॉक्यूमेंट फेक है। इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट लगाते हैं अपना या अपनी कंपनी का, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर लिखा हुआ है वही फ़ोन नंबर आपके लेटर हेड पे होना चाहिए, क्योंकि एम्बेसी
चैम्बर से फ़ोन नंबर लेती है, आपके दिए हुए नंबर पे बहुत कम कॉल करती है। उसको री-वेरीफ़ाई करने के लिए वो चैम्बर से कॉन्टैक्ट नंबर ऑनलाइन चेक कर लेती है और उस पे कॉल करती है कि जी ये आपका एम्प्लॉय है और इसने जो है ये जो है वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो क्या आप इसको वेरीफाई करते हैं? तो बहुत सारे लोगों का यहाँ से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि जो ऑनर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि यार मेरे कितने एम्प्लॉयज़ हैं या किस किस ने वीज़ा अप्लाई किया है। बाज़ बात HR वाला जो है वो बना देता है। तो ये भी चीज़ तो बात करने का मकसद ये है कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नहीं देखते, लेकिन एक अच्छा कंसल्टेंट इन सारी चीज़ों को देखता है। फाइल की जो प्रिपरेशन है वो ऐसे नहीं है कि पेपर मंगवाए और ऊपर पासपोर्ट लगाया और नीचे सारी चीज़ें लगाई और जाके दे आए। इसके एक एक चीज़ को चेक करना पड़ता है। इसीलिए केस जो है आपका वो कुछ पॉइंट्स अगर रह जाते हैं तो उसमें वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो कंसल्टेंसी के हवाले से ये मैं दोबारा आपको ये एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अब आपको मैं एक अगली बात बताता हूँ। अगली बात ये है कि अगर आपने सैलरी स्लिप अपनी कंपनी से बनाई है तो उसके ऊपर सैलरी स्लिप जो है वो वही होनी चाहिए 3 महीने की है या 6 महीने की है जो आपको मिल रही हो। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि लोग जो क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट करके HR वाले से कि यार किसी तरह मेरी सैलरी बढ़ा दो, आपको मिल रही है 50,000, उसने 70,000 लिख दी। लेकिन वो जब HR में कॉल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है जिसने आपको लेटर बना के दिया है वही फ़ोन उठाए, तो कोई और बंदा भी फ़ोन उठा सकता है, या आपके मालिक को पता ही नहीं होता कि इन्होंने लेटर के ऊपर कितनी सैलरी लिखी है। तो वो क्या करते हैं कि वो जब सैलरी वेरीफाई नहीं होती तो वो इस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो अच्छा कंसल्टेंट इसको भी देखता है। इसके अलावा जो NOC है, जो कंपनी ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया है कि ये हमारा एम्प्लॉय है, इसके ऊपर भी बिल्कुल जो तहरीर होनी चाहिए वो बिल्कुल आपके कैलिबर के साथ मैच करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप सेल्स मैनेजर हैं या असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हैं या जनरल मैनेजर, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, अगर जो डेजिग्नेशन आपको दिया गया है उसके मुताबिक सैलरी भी वो मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हों किसी कंपनी का लेटर बना लें कि जी मैं इस कंपनी का GM हूँ और सैलरी आप 50,000 लिखवा लें, या आप लिखवा लें कि जी मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हूँ 25,000 सैलरी या 30,000 लिखवा लें। तो ऐसा नहीं है। वो जो लेटर है, जो NOC है, वो भी आपके कैलिबर को मैच करना चाहिए और अच्छा कंसल्टेंट इसको भी देखता है। अच्छा, इससे भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं आम जुबान में कि जी स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो नॉर्मली हर बंदा ये कहता है अच्छा जी मैं अगर 50 लाख रुपया इसमें डालूँ या 20 लाख डालूँ या 30 लाख डालूँ तो ये काफ़ी रहेगा। स्टेटमेंट ऐसे नहीं होती, ये आप याद रखें। स्टेटमेंट वो होती है जो आहिस्ता आहिस्ता ऑन डेली बेसिस, एवरी डे, एवरी वीक, जिसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हो। अगर मिसाल के तौर पर आपने एक स्टेटमेंट अपनी ली और 6 महीने में तो उसमें आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब आपने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना था तो आपने एकदम से 20 लाख रुपए डाल दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये मशकूक बना देती हैं आप ट्रांजैक्शंस कि यार पहले तो 6 महीने इसके पास 5 लाख भी नहीं आया, ठीक है, अब एकदम इसके पास 20 लाख रुपया कैसे आ गया। तो आपकी जो सैलरी है वो जितनी भी है वो कोशिश करें कि वो आपकी कंपनी आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। तो जब वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई होगी तो उसको जो अच्छा कंसल्टेंट है वो हाईलाइट करता है कि मेरा जो क्लाइंट है उसकी 50,000 या 1 लाख सैलरी है और ये सैलरी यहाँ पर शो हो रही है, उसको वो हाईलाइट करता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है ये भी बहुत अहम है। इसके अलावा जो आपकी टैक्स रिटर्न है उसकी भी बड़ी अहमियत है। अच्छा कंसल्टेंट उसको भी देखता है कि मिसाल के तौर पर आप सैलरी ले रहे हैं साल की 1 लाख रुपया, ठीक है, तो साल की 1 लाख का मतलब है कि एक साल में यानी मंथली आप 1 लाख ले रहे हैं तो साल की आपकी 12 लाख बन गई। लेकिन जब टैक्स रिटर्न है तो पता चला कि टैक्स रिटर्न में आपने अपनी जो इनकम शो की हुई है वो तो साल की आपने की हुई है कि जी मेरे पास तो साल में जो है वो 8 लाख रुपया आता है या 6 लाख रुपया आता है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ लोग टैक्स नहीं देते, तो टैक्स ना देने की वजह यही होती है कि वो फिर शो ही नहीं करते कि मेरी इनकम है। तो आपने एक जो अच्छा कंसल्टेंट होता है वो टैक्स रिटर्न को भी बड़ी अच्छी तरह से गौर से देखता है, वो आपके NOC को भी बड़ा अच्छी तरह से देखता है, वो आपकी सैलरी स्लिप को भी बड़ी अच्छी तरह से देखता है, वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को भी बहुत अच्छी तरह देखता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद वो एक ओवरऑल जो है वो एक लेटर तैयार करता है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को मैच करता है। अगर लेटर तो आपको नेट से भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन कंसल्टेंट का ये कमाल है कि वो लेटर बनाता है जो आपकी पर्सनैलिटी को मैच करता है। अगर आपका वज़न 100 किलो है
तो लेटर में आपको हम 1000 kg नहीं दिखा सकते। अगर आपको 1000 kg दिखाया तो जिसने फिजिकल आपको देखा, आपकी पिक्चर देखी, उसने कहा ये झूठ बोला है। तो हर चीज़ आपके कैलिबर को जब मैच करेगी तो फिर जो है आपको वो जो है एक अच्छा जो कंसल्टेंट है वो एक अच्छा आपको लेटर बना के देगा सारे डॉक्यूमेंट्स। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और वीज़ा मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा उसी वक्त होते हैं जब आप अपनी सारी ओरिजिनल चीज़ें लगाएं, कोई भी फेक चीज़ें ना लगाएं। लेकिन जाहिर सी बात है, हमने चूंकि पहले फाइल तैयार नहीं की होती, इसलिए मैं रिकमेंड कंसिडर करता हूं कि वो वाले डॉक्यूमेंट्स आपको बताता है जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता ही नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि ईमेल आईडी का लोगों को पता ही नहीं होता कि लेटर हेड पे ये किसका लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है या मेरे बॉस का लिखा हुआ है, या कॉन्टैक्ट नंबर किसका देना है, या चैम्बर से देना है, या जो भी चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जिससे मुतमिन हो उससे फ़ाइल तैयार करवाएं, और फाइल तैयार सबमिट करने के बाद अल्लाह पे छोड़ दें। अगर अल्लाह ने आपके नसीब में बाहर का विज़िट लिखा हुआ है तो आप ज़रूर विज़िट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।